सबसे बड़ा सवाल यही है, मुजाहिद मुजाहिदीन या फितना, या एक तीसरा ऑप्शन और है, ये कोई एक नया फिरका है जो यहूद आले यहूद के समर्थन से बना है। यहूदी के साथ मिलकर काम करने वाले इस संगठन को, जो अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते हैं, दूसरे शिया समुदाय कम्युनिटी से नफरत करते हैं, हिजबुल्लाह से भी नफरत करते हैं, जो फिलिस्तीन की आवाज उठाने वाला संगठन है उससे भी नफरत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको जवाब देना है। आपको ये वक्त ऐसा है कि हमें सोचना होगा कि ये क्या है, ये क्या है। 73 फिरके होंगे, लेकिन ये कौन सा फिरका है जो बन रहा है? ये शायद फिरका ही है। क़यामत की निशानियां हैं। हजरात, जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं कि रज़ा भाई आप तानाशाह को सपोर्ट कर रहे हो, अरे भाई मेरे बला से मेरे मामू लगते हैं क्या बशर अल साहब हैं, तुम भाई उस बंदे को फांसी पे लटका दो, कद्दू मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई मैं तो आपके सामने फैक्ट रखने की कोशिश करता हूं जो हो रहा है। जिन्हें आप मुजाहिद कहते हो वो इजराइल को रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो तथाकथित मुजाहिदीन इजराइल से बात कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, इजराइल से बात करके वो ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यानी इजराइल, हम आपसे ये कहना चाहते हैं हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको हमसे कोई खतरा है। अल्लाह अकबर। दिखाऊंगा, बिल्कुल तसल्ली से देखिए। जो लोग इनको मुजाहिद कह रहे हैं, मैं अच्छे से उनको लाल करने वाला हूं, कर ही रहा हूं 2-3 दिन से, सबूत के साथ। बुरा मत मानिएगा, सबूत के साथ बोलूंगा। इसीलिए कहता हूं जब तक कुछ चीज समझ में नहीं आया ना तो चुपचाप देखना चाहिए। देखने के दोनों तरफ की चीजों को देखकर जजमेंट पास करनी चाहिए। हजरत मोहतरम, आपके सामने एक ऐसा सबूत लेके आया हूं जिससे आपका दिल गवारा नहीं करेगा कि आप इन्हें मुजाहिदीन कहें। ठीक है, ठीक है, एक पक्ष जीत गया, उसने सत्ता पलट दी विदेशी ताकतों और हथियारों की मदद से। ठीक है, बशर अल असद तानाशाह था, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इनको मुजाहिद कह रहे हैं, मुसलमानों का परचम लहराने वाला कह रहे हैं। ये जो फिलिस्तीन पर कुछ न बोले, फिलिस्तीन के अंदर न घुस सके, इजराइल में न घुस सके। एक वीडियो पेश करने वाला हूं जिसमें तथाकथित मुजाहिद इजरायली टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि आपको हमसे कोई नुकसान नहीं है और हम आपको दावत देते हैं कि आप आइए और सीरिया में इन्वेस्ट कीजिए। यही समझा रहा था कि सीरिया में जो ये आतंकी घुसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। याद रखिए, सीरिया की सरजमीन पर 3 दिनों में इजराइल ने 3 गुना ज्यादा कब्जा कर लिया है। गोलान हाइट से वो 3 गुना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और यहां पर इंटरव्यू देने वाला आपका तथाकथित वो मुजाहिद एक लफ्ज भी ये नहीं कह रहा है कि हम अपनी जमीन आजाद कराएंगे या आपने ये गलत किया, आप पीछे हट जाइए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए। आपके मुजाहिद देखिए। أتكلم معكم غريب شهادات لقناة كان 11 الإسرائيلية. أعزائي جيراننا أحبتنا في دولة إسرائيل الصديقة، أكلمكم الآن والفرحة تغمرني وتغمر كل أهالي درعا، والفرحة تغمر كل أهالي حوران بعد زوال هذا النظام، بعد زوال 40 عام وهو جاثي على صدورنا، بعد زوال 40 عام من الاضطهاد. أكلمكم بلساني ولسان كل إنسان حر في درعا وسائر سوريا. والمرحلة القادمة ستكون مرحلة وئام ومرحلة محبة ومرحلة سلام مع دولة إسرائيل. لا وجود لمتطرفين، لا وجود لمتطرفين، لا وجود لمتطرفين، وجود للمحبة، وجود للسلام. نعم أن تدخل إسرائيل وتعمل استثمارات. याद रखिएगा, आस्तीन का सांप सबसे खतरनाक होता है। चाहे अपने दोस्तों में देख लीजिए, खानदान में देख लीजिए। मैंने तो खानदान में भी देख लिया, दोस्तों में भी देख लिया और अपनी कौम में भी देख लिया।
और इंटरनेशनल लेवल पर ये तुर्की को देख लिया। आस्तीन का सांप है। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो सीरिया के अंदर तख्ता पलट हुआ है, इसकी हरी झंडी तुर्की ने दी थी। जब तुर्की ने हरी झंडी दी, जब अर्दोगान ने हरी झंडी दी, तो ये तमाम रेबल्स तथाकथित अंदर घुसे हैं और उन्होंने बड़ा कांड करके तख्ता पलट कर दिया है। यानी एक मुस्लिम देश ने, एक तुर्की मुस्लिम देश ने अमेरिका और इजराइल के रास्तों को आसान कर दिया। ये आज का मुसलमान है। ऐसे ही आप और हम हैं। कमेंट सेक्शन में रजा भाई की मां की ये, रजा भाई की बहन की ये, आप खूब गाली बकिए। क्यों? क्योंकि आपको शिया समुदाय से इतनी नफरत है। क्योंकि अगर मैं किसी के हक की बात कर देता हूं या सच बोल देता हूं तो आप मेरे पर ठप्पा लगा देंगे कि ये शिया है, शिया ठप्पा लगाएंगे सुन्नी है। मैं जब शियों की हक की बात करूंगा तो सुन्नी कहेंगे भाई ये तो शिया है, और मैं जब सुन्नियों के हक की बात करूंगा तो शिया ठप्पा लगाएंगे तो सुन्नी है। आपने कौम के बात रखने वाले को फुटबॉल बना दिया। वो इधर से लात मार रहे हैं, वो इधर से लात मार रहे हैं। ये तकलीफ मैं अपने दिल में, ये शिकायत अपने दिल में लेकर इस दुनिया से जाऊंगा। शिकायत तो अल्लाह से करूंगा। कौम के लिए जो इतना कुछ करे, जान हथेली पे ले ले, सारी दुनिया से गाली सुने और ऊपर से अपनों से भी सुने। क्यों? क्योंकि सच बात बोल रहा है। मकसद क्या है? मेरे हाथ में हो तो सीना चीर कर दिखा दूं कि सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा हो। लोग समझते नहीं हैं। वहीं मेरे दोस्तों, जब बशर अल असद के लड़ाके और फौजी अपनी जान बचाकर इराक में घुसे हैं तो इराक के फौजी खुद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए بعدهم بالمنفذ بعدهم والله هاي قوات بشار انهزمت على العراق ناچوهم تحرير الشام هاي شوفوهم كانوا يهمبرون على السوريين احنا واحنا ها انهزموا دخل المنفذ القائم معلم ناچاكم معلم فلتوا खतरा इराक को भी है। तो सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इराक के बॉर्डर पर भारी मात्रा में इराक की फौज तैनात है ताकि ये लड़ाके इराक के अंदर भी ना घुस जाएं, क्योंकि वो धमकी दे चुके हैं कि हम करबला आएंगे। हाल तो देखिए ऐसा है, रेबल्स जो हैं, जो कब्जा करने वाले सीरिया पर जो लोग हैं, वो लड़ाके इराक के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। अब इराक के मिलिट्री कमांडर उनको समझा रहे हैं कि आप इधर मत आइएगा, वहीं रहिए। देखिए يهمنا حدود العراق والعراق، هذا اللي يهم. غير هذا الموضوع ما عندنا. تمام، احنا بصدد عن اي خلاف يكون بيننا. خلاص ما عندنا اي خلاف، بس انا اللي اريده منكم شغله واحده. اي واحد لا مدني ولا عسكري ولا عبد يوصل هاي المنطقه. هاي اعتبرها منطقه قتل اللي غيرك انت تريد تجي انت نفس الكلام اللي موجود عندنا، نفس الكلام احنا نطلبه منكم. احنا ما نعبر هذا الحد باذن الله. बस اي अब सीरिया में कुछ बचा नहीं है। ये तस्वीर देखिए, मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ साथ प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, सब कुछ सीरिया के रेबल्स के हाथों में आ चुका है। सीरिया के लड़ाके ईरान के एम्बेसी के बिल्डिंग में घुस गए और तमाम साजो सामान को लूट लिया। ईरान के फॉर्मर कुछ फोर्स के कमांडर, सीनियर हेड ने ये बात कही कि हमने 2-2.5 महीने पहले सीरिया के इदलिब के इलाके में कुछ मूवमेंट देखी। हमने तुर्की और अरब देशों से कहा और उनको वार्निंग दी कि ये
जो चीज़ें हो रही हैं ये ख़तरनाक है, इसको आप रोकिए। तो तुर्की की तरफ से हमें भरोसा दिलवाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप बेफिक्र रहिए। हमने तुर्की पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की। उधर ईरान ने भी अब अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने ईरानियन टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने बशर अल असद से कई बार कहा कि विपक्ष की पार्टी से आप बात कीजिए, लेकिन बशर अल असद की गवर्नमेंट ने और बशर अल असद ने बात ही नहीं की, और बात की तो बात बहुत कम की। आज जो भी हालात हैं बिल्कुल पलट चुके हैं और हमारे लिए सीधा क्लियर हिसाब है कि हम सीरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है ISIS से, दाइश से। हमारा सामना इस वक्त दाइश से है। البته باید گفت که به اون حدی که انتظار بود این مسیر به خوبی پیش نرفت و دولت آقای اسد خب در این خصوص هم انعطاف کمی داشت و هم سرعت کمی داشت در حرکت به این سمت. به هر حال بحث مسائل داخلی वहीं इंटरनेशनल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान बहुत पहले ही बशर अल असद पे से भरोसा अपना उठा चुका था। बशर अल असद ईरान से अपना भरोसा खो चुके थे। इसी वजह से एक लंबे समय से सीरिया की मिलिट्री को ईरान हथियार नहीं दे रहा था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि ये जो विपक्ष की पार्टी अब सत्ता में आई है, इनकी सरकार बनने के बाद हम इनसे भी बात करेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, ये सब अमेरिका और इजराइल का प्लान है। हजरात 2007 में जनरल वेस्ली क्लार्क ने एक बात कही थी। उनका 2007 का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरू में हम 5 सालों में 7 देशों को तबाह करेंगे, जिसमें पहला है इराक, सीरिया, लेबनान, सोमालिया, सूडान, और फिर हम आखिर में ईरान को खत्म कर देंगे। सुनिए इसका बयान जो आज हो रहा है। We can take down governments, and he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. वहीं मेरे दोस्तों फिर से वार्निंग और फिर से वार्निंग। जो मैंने कहा था खुदा की कसम वही हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये शिया सुन्नी के बीच जो जहर फैलाया जाता है ये अमेरिका, इजराइल और उनके तटपुंजियों के द्वारा फैलाया जाता है। अब देखिए ये जो रेबल्स हैं ये वही कर रहे हैं। ये देखिए ये सीरिया के आतंकी, ये गुंडे मवाली एक मस्जिद में घुसे सीरिया में, उमैयद मस्जिद में, और ये रेबल कह रहा है कि ये मस्जिद शिया की नहीं सुन्नी की है, यानी शियों की मस्जिद नहीं, ये सुन्नियों की मस्जिद है। यहां पर अल्लाह के घर की लड़ाई नहीं है हजरात, तवज्जो चाहूंगा। यहां जानबूझकर शिया सुन्नी शुरू कर दिया गया है ताकि अमेरिका, इजराइल इंटरनेशनल लेवल पर जीत जाएं और मुसलमान आपस में लड़ता मरता रहे। मेरे दोस्तों कसम खाइए, अगर आपका दिल साफ है कि मस्जिद न शिया की होगी न सुन्नी की होगी, मस्जिद अल्लाह की होगी। अल्लाह का घर है मस्जिद, उसमें कोई भी आकर नमाज पढ़े। अपना दिल पहले जो गंदा है आपका, उसको धोकर निचोड़कर पाक कर लीजिए। एक दूसरे से नफरत मिटाइए, वरना पूरा का पूरा इस्लाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को मारा जा रहा है हर जगह। वहीं तेहरान में ये देखिए सीरिया के एम्बेसी से सीरिया का झंडा उतार दिया गया है, क्योंकि झंडे का कलर बदल दिया गया है, लेकिन वो ऑफिशियली अभी लागू नहीं हुआ है वो कलर, लिहाजा झंडा उतार दिया गया है। वहीं बशर अल असद की सरकार खत्म हो चुकी है। विकिपीडिया ने हर चीज अपडेट कर दिया है, जिसमें उसने लिख दिया है कि बशर अल असद की सरकार खत्म हो चुकी है।
साथ ही सीरिया के झंडे को भी, नए वाले झंडे को भी विकिपीडिया ने अपडेट कर दिया है। सीरिया और ईरान के डील के मुताबिक ईरान सीरिया को तेल भेज रहा था, लेकिन जैसे ही 3 दिन के अंदर तख्ता पलट हुआ, वैसे ही वो टैंकर ईरान का वापस यू टर्न लेकर ईरान पहुंच गया। वहीं हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस को इस बात की भनक थी कि सीरिया में अब सब कुछ बदल जाएगा और बशर अल असद अपनी सरकार नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, इसीलिए तख्ता पलट से ठीक 1 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने अपनी तमाम लड़ाकों को सीरिया से लेबनान वापस बुला लिया था। अभी भी मुसलमान शिया सुन्नी में लगा हुआ है, लेकिन दुश्मन कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इजराइल बहुत चतुर और चालाकी से सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर रहा है। ये देखिए, BU के एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया के इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। इसके पीछे का मकसद बता रहा हूं और भविष्य बता रहा हूं, याद रखिएगा अपने इस भाई को। ये ईरान को कमजोर करने की कड़ी है। ईरान जब सीरिया के ऊपर से मिसाइल दागता था तो सीधा जाती थी ये मिसाइलें कहां? इजराइल। अब इजराइल जब पलट कर ईरान की तरफ हमला करता था तो इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से सीरिया पहले ही ईरान पर जाने वाली मिसाइलों को रोक लिया करता था और रोकता था। अब क्या किया है इजराइल ने? सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर दिया, ताकि अब इजराइल सीधा अटैक ईरान पर कर सके और सीरिया कुछ न कर सके। अमेरिकी और यहूदी डिमांड कर रहे हैं कि सीरिया में जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनकी मदद करे अमेरिका और इजराइल, ताकि तुर्की उन पर हमला ना कर सके। वहीं कुर्दिश लड़ाकों और कुर्दिश लोगों ने भी इजराइल के आगे घुटने टेक कर कह दिया है, जो सीरिया में कुर्दिश हैं, कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था और मैंने किसी वीडियो में कहा भी था कि अभी मुन्ना अभी देखते जाओ, आपस में ये खुद लड़ना शुरू होंगे। वो वक्त आ गया। अब तुर्की, अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ये कांड करा सीरिया में। और अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि तुर्की, इजराइल और अमेरिका आपस में भिड़ेंगे, टकराएंगे, क्योंकि तुर्की कुर्दिश लोगों को मारना चाहता है, इजराइल कुर्दिश को बचाना चाहता है। इजराइल ने रेबेल से कहा है कि सुनो, हमारी तरफ घुसे तो हम तुम पर हमला करेंगे, और उधर दूसरे जो लड़ाके हैं, जो रेबल्स में और जो संगठन हैं, उनको अमेरिका कह रहा है कि ये ISIS और दूसरे खतरनाक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम इनकी जांच करेंगे। यानी खिचड़ी पकना, खींचम तानी होना शुरू हो चुकी है। मजेदार बात यह है, जो मुजाहिद चीख रहे हैं, सुन लो तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं। इजरायली मीडिया कह रहा है कि वो जो रेबल्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में इजराइल की गवर्नमेंट है। नेतन्याहू खुद उनसे बात कर रहा है। यानी सीरिया में जो कुछ हुआ है, मुसलमान खुशियां मना रहे, जीत गए, वही जीत गए। पता नहीं है कि खेल कितना बड़ा है। ये सारा खेल इजराइल का है। אנחנו באמת מפרסמים הערב שנציגים בחבל הכורדי או באוטונומיה הכורדית בצפון מזרח סוריה פנו בימים האחרונים לגורמים רשמיים בישראל ברקע ההתפתחויות האחרונות. עכשיו צריך להבין, הכורדים ואסד שונאים את המורדים שנתמכים בידי טורקיה. טורקיה הרי שונאת את הכורדים, היא רוצה להעיף אותם משם, ולכן מה שאנחנו רואים שהכורדים מנסים לחשב מסלול וגם לנסות אולי לשתף פעולה עם ישראל. זה בהחלט מהלך מאוד מעניין לראות כיצד זה קורה. वहीं उधर से अमेरिका ने ISIS का नाम लेके सीरिया के कई इलाकों पर हमला किया है कि हमने आतंकी संगठनों पर हमला किया है, लेकिन कौन बताएगा कि वो आतंकवादी थे या सिविलियन थे। और सुन लो, अमेरिका ने कह दिया है कि हम ईस्टर्न सीरिया में आतंकियों के खिलाफ अपनी मौजूदगी बढ़ाए रखेंगे। मुझे बताओ, इन जो आतंकियों को मुजाहिद कह रहे हैं, बताओ तुम्हारे मुजाहिदीन के पिछवाड़े में इतना दम क्यों नहीं है कि कहें अमेरिका से, ओए तू बाहर निकल, और इजराइल से कहें तू भी बाहर निकल। और तुर्की ने तुमने भेजा तो बेचारा तुर्की कुछ कह नहीं सकते। वहीं रशिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है UNSC की सीरिया के मुद्दे पर बात करने के लिए। उधर में दोस्तों, तुर्की ने कहा है कि सीरिया में गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जिसे तुरंत आसपास के देश और वो सीरिया के लोग भी सपोर्ट करें। बशर अल असद की आर्मी
जनरल कमांडर और सीनियर अफसरों को रेबल्स ने गिरफ्तार कर लिया है। اسمك حسن مصطفى شو تشتغل؟ ضابط. وين؟ إدارة المدفعية والصواريخ. تحب بشار الأسد؟ لا أكيد لا، ما حدا كان بيحب. ليش كنت تخدم معه؟ مجبوري. شو رتبتك؟ ملازم علوي؟ علوي. وين خالو؟ خالو منين انت عسكري كنت مسجون؟ منين انت؟ كلكم من دير الزور؟ شو بيه الشاب هنيك؟ وين متصاوب؟ متصاوب على ارهابيه ما؟ بالدير؟ بيسوى ملطي الله يوفقك. خلي بيسوى ملطي. أسر الحزب في منبج الله أكبر. लानत अल्लाह अलैकुम या खनाज़ीर, लानत अल्लाह अलैकुम या खनाज़ीर। मेरे दोस्तों, यही जो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ बेवकूफ़ मुसलमान हैं मुट्ठी भर, वो जिन्हें मुजाहिद कह रहे हैं, उनके मुजाहिद सीरिया में बैंक तक लूट रहे हैं। देखिए हालात ऐसे हैं सीरिया में, जिनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया आ गया है माहौल, वहां अब बेहतरीन हो जाएगा। नहीं, ये बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे हथियार लेकर घूम रहे हैं। वहीं लेबनान की आर्मी सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात हो रही है, क्योंकि खतरा लेबनान को भी है। वहीं सीरिया के मिलिट्री बेस पर रेबल्स ने झंडा लहरा दिया है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाह अलहम्द मिन समा मिन बिज, अल्लाहु अकबर, अलम अलहुर्रिया वस्सौरा, अन्नस्र मिन अल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाह अलहम्द, अल्लाहु अकबर, अलम अलसौरा, अल्लाहु अकबर, अन्नस्र बिइذनिल्लाह तआला, अल्लाहु अकबर वलिल्लाह अलहम्द, अल्लाहु अकबर अल्लाह। वहीं रियाद में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरिया की एम्बेसी के बाहर रेबल्स के सपोर्ट में नया झंडा लहराया गया और रेबल्स को सपोर्ट किया गया। मेरे दोस्तों, इजराइल के टॉप पूर्व अधिकारी ने कहा कि ये सुनहरा मौका है इजराइल के लिए कि अमेरिका को मनाए कि मिलकर ईरान पर इस वक्त हमला करके उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करते हैं, क्योंकि ये सबसे हमारा बेस्ट और सबसे बेहतरीन मौका है और ईरान कमज़ोर है। ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, खुदा की कसम सिर्फ एक अकेले ईरान को तोड़ने के लिए हो रहा है। वहीं सीरिया में रशियन मिलिट्री बेस के पास खुशियां मनाई जा रही है। रेबल्स और रेबल्स के लोग जश्न मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये सीरिया का अपडेट मैंने आपको दिया है और जो गलतफहमियां फैल रही हैं उसके भी मैंने जवाब दिए हैं। कुछ बेवकूफ़ जाहिल लोग जो गलत ट्रैक पर हैं उनको भी मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि मेरी आप बात समझे या ना समझे, इस बात पर हम कायम रहेंगे कि हम सब एक रहेंगे। कोई शिया सुन्नी नहीं, कोई देवबंदी बरेलवी नहीं, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हम सब अल्लाह वाले हैं,
हम आसमानी किताब को मानने वाले हैं, 1,24,000 अंबिया को मानने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। इस बात में, इस परचम के नीचे अगर हम आ जाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।